वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 8 के रेशनल नंबर में अब तक हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले का पढ़ा था। तो अब उस पे बेस्ड जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, अब हम उस पे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है वेरीफाई द फॉलोइंग्स का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है उनको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, एक रेशनल नंबर है जिसमें दूसरे रेशनल नंबर को जोड़ना है और इक्वल टू करके क्या किया है, सेम वही रेशनल नंबर है, बस उनका प्लेस इधर उधर कर दिया। तो जैसे अगर मान लो अगर इसको लिखे a प्लस बी, तो ये क्या है, तो ये b प्लस ए है ना, दिख रहा है ना। अगर इसको b माने इसको a माने तो ये होगा a प्लस बी और ये है b प्लस ए के बराबर। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, तो रेशनल नंबर में आपने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ये रेशनल नंबर में होता है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में ये चीज होता है। तो फिर ये वेरीफाई, क्या ये सही है? हाँ, तो ये करेक्ट है। यस यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। देखो तो दूसरा क्वेश्चन है -4 अपॉन 13 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -4 अपॉन 13। सेम है भाई, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। हाँ, तो ये भी सही होगा, ठीक है ना, सिंपल है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आपको पता है कि होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, पर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है दो रेशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में है, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, 1/9 प्लस ब्रैकेट में 3/4 प्लस -4/5 और उसके बाद से फिर जो अगला है वो है इक्वल टू 1/9 प्लस 3/4 प्लस -4/5। तो ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो ये भी थर्ड वाला भी ट्रू है, ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ वाला भी ट्रू होगा, ऐसे ही आपका फिफ्थ वाला भी। वेरीफाई इसको करना है, वेरीफाई मतलब ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें सीधे वेरीफाई करते हो, यस दिस इज करेक्ट बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फिफ्थ वाला है -51/81 प्लस 5/81 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर का नंबर लिखो प्लस उसका एडिटिव इनवर्स 0 के बराबर होता है। तो लिखना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स दिस इज वेरीफाइड, ठीक है ना। सिक्स वाला क्वेश्चन है 2/9 प्लस माइनस, सेम है भाई, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे है। तो देखो ये तो सिंपल था, सिंपल है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा देख लेना, प्रॉपर्टीज का वीडियो, ठीक है ना। उसमें इसके प्रीवियस ही वीडियो लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक है ना। तो ऐड कैसे करोगे, 3/7 एंड 2/7, ठीक है ना। 3/7 एंड 2/7, ठीक है ना। तो सिंपल है यार, ये तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे 3/7 प्लस 2/7, ठीक है। 7 है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो सीधे ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 5/7, ठीक है ना। सिंपल है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला नहीं, मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ 1/11 प्लस एंड 3/7, 1/11 3/7। सिंपल है, क्या लेना है, सबसे पहले इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम दोनों का लोगे ना, तो एलसीएम लोगे तो कॉमन बेस हो जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। पहले एडिशन तभी होगा जब एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सीधे हम क्या फंडा लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 7 यस निकाल लोगे, 77 होगा। सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन मल्टीपल्स नहीं है। जब इसमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं, मतलब वही कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स नहीं होने की वजह से ना जो ये एलसीएम होगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब इन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना। 11 का देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो सिंपल सा जो इसका एलसीएम होगा 11 × 7 होगा। आप निकाल भी सकते हो, एलसीएम निकाल लोगे तो भी निकल जाएगा। आया कितना, एलसीएम इज इक्वल टू 11 × 7, कितना आएगा 77, ठीक है ना। सोचना सीखो, इस तरह मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, पर इस तरह भी सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा ना।
आपको प्रॉपर्टी क्या है तो सिंपल याद रखना है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स तो होते हैं, तो जब भी प्राइम नंबर्स एलसीएम में प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक होंगे प्राइम नंबर्स तो एक को, तीन होंगे तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर नहीं ये बातें समझ में आ रही है तो सिंपल है, एलसीएम निकाल लो, निकाल भी लोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये होगा ना 1/11 प्लस 3/7, ठीक है ना, ऐसा हो गया। कॉमन बेस क्या है 77 हो गया, एलसीएम 77 है। तो 11 के टेबल में 77 कब आता है, 7 टाइम्स आता है, देख रहे हो 11 7 जा, तो इसको 1 को किसे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, प्लस अब यहां देखो इसका बेस 7 है तो 77 करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके ऐड करना, सिंपल है, 77 हो जाएगा। ये कितना होगा 1 11 जा 11, या फिर 1 11 जा पढ़ो या 11 1 जा पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है ना, 1 11 जा वाइस वर्सा कोई भी पढ़ सकते हो, 3 11 जा या 11 3 जा, दोनों में 33 होगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 44/77 आंसर आ गया। बट हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर ना दिया हो, क्यों? क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो निकाल दो। मैं ओरली कर दे रहा हूँ, 11 की टेबल पढ़ोगे, 11 इसमें कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो 11 की टेबल पढ़ोगे तो 11 4 से कितना आएगा 44, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ 11 से, 11 7 जा 77। आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना, अभी एक मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि ये भी मैंने आपको बताई होगी कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो भी वो इक्विवेलेंट ही रह जाता है, इक्विवेलेंट ही है। 44/7 इक्विवेलेंट है 4 ये हो जाएगा 11/77। ठीक है, 4/7, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट ही हैं। तो सिंपल है कि डिवाइड करो 11 से, ठीक है ना, आपको सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर नीचे मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो सेम वो रहता है, सेम रेशनल नंबर रहेगा, बस उसका इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाता है। या फिर एक तरीका और है, इसमें एक तरीका और है, दूसरा तरीका देख लो। इसमें आप दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होगा कि ऐसा करो कि 44 के फैक्टर्स निकालो। 44 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 ये हो जाएगा 22, 2 ये हो जाएगा 11 11 1। तो 44 के फैक्टर्स क्या हुए 2 × 2 × मतलब 2 2 और 11 हुआ। अब 77 के फैक्टर्स निकालो। 77 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा 7 1 7 1 जा 7 7 1 जा 7, ठीक है ना, 11। तो क्या है इसके फैक्टर 7 और 11। तो इसको 44 को कैसे लिख सकते हो 2 × 2 × 11, और इसको कैसे लिख सकते हो 7 × 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/7। 4/7 वही तो मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको बस ऊपर है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज बस कर देना, इतना आपकी जिम्मेदारी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है ना। अगर आपका आंसर ये होगा तो भी टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये भी लिख दिया, मान लो आंसर ये दिया, अगर आपने सॉल्व करके इसके आगे भी बढ़ा दिया तो टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने यहीं तक सॉल्व किया और टीचर को लगता है कि मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए था, तो हो सकता है कि आपका आधा नंबर काट ले, 1 नंबर काट ले, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो देखो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर तो आसान हो गया ना, ये तो टफ नहीं है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर तो आपके लिए टफ नहीं हुआ ना। तो यार देखो सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा ये सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो एक दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूं, 21/-32 एंड -5 दिया हुआ। देखो एक चीज आपको काम करना, जब भी डिनोमिनेटर में माइनस हो तो उसको न्यूमरेटर में करना। मैंने आपको बोला था अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कुछ असर नहीं पड़ता है, बस उसका इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाता है। तो ये हो जाएगा -21/32।
ठीक है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और -5 को लिख सकते हो, तुमको पता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये -5/1 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में ही बताया है कि जब ये एक नंबर 1 हो और एक नंबर कोई दूसरा हो तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है ना, अगर एक नंबर 1 है तो। अब इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर को आप देखोगे, थोड़ा सीरियस हो गए तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स आप समझ रहे हो ना, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है ना, एक नंबर है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स का दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। देखो ये नंबर है, ये मान लो उसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों मिलके क्या होने चाहिए, 0। ये चीज ध्यान रखो। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14 क्वेश्चन है 14, इसमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। लेट दी एडिटिव इनवर्स बी क्यू मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते, क्यू मानो, वेरिएबल कुछ भी मान सकते, पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल मानो, डिक्लेयर बस कर देना, लेट द एडिटिव इनवर्स बी क्यू, ये डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा ये है ना क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या है, 14 का में निकालना है ना एडिटिव इनवर्स, तो लिखो 14, तुम्हें नंबर तो पता ही है, क्यू क्या है उसका एडिटिव, ये मिलकर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, -14। अब आपको ही पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर होता है अगर प्लस में होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस में होगा तो प्लस बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स तो यार बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना।